राजकुमारी डोखे का जन्म कोरिया के अंतिम सम्राट राजा गोजोंग के यहाँ हुआ था। बाद में कोरिया पर शासन कर रहे जापानी अधिकारियों ने उन्हें जापान जाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद वह कई तरह की मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो गईं, जो उनके जीवन भर उन्हें परेशान करती रहीं। ये कोरिया की आखिरी राजकुमारी की कहानी है। इतिहास में राजकुमारी डोखे के नाम से जानी जाने वाली इस महिला को वास्तव में 25 मई 1912 को सियोल के चांगदोक पैलेस में जन्म के बाद कोई नाम नहीं दिया गया था। उनका जन्म कोरियाई सम्राट गोजोंग और उनकी उपपत्नी यांग गुयोन से हुआ था और शुरुआत में उनके साथ ऐसे व्यवहार किया गया जैसे वो अवैध संतान हो। लेकिन ये स्थिति ज्यादा समय नहीं रही, क्योंकि उस लड़की ने जल्दी ही पिता का स्नेह पा लिया। 1917 में 5 साल की उम्र में उन्हें औपचारिक रूप से मान्यता दी गई और शाही परिवार की सदस्य तथा राजकुमारी डोखे के रूप में पंजीकृत किया गया। राजकुमारी का जन्म शाही परिवार में हुआ था और वह अशांत समय के दौरान शाही महल में बड़ी हो रही थीं। 1392 से कोरिया के राज्य पर जोसन वंश का शासन था। सदियों तक दुनिया से अलग थलग और कटा हुआ यह राज्य अपने तरीके से फला फूला था, लेकिन 19वीं सदी ने नई चुनौतियां ला दी थीं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका की महान पश्चिमी शक्तियां तेजी से अपने प्रभाव क्षेत्र को सुदूर पूर्व तक बढ़ा रही थीं और अपने साथ नई संस्कृतियां, तकनीकें और शासन प्रणालियां ला रही थीं। 1850 के दशक के मध्य से जापान ने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की बढ़ती दखलंदाजी का सामना किया, जिन्होंने देश को जबरन पश्चिमी व्यापार के लिए खोलने का दबाव डाला। फिर 1870 के बाद से कोरिया इन शक्तियों के ध्यान का केंद्र बन गया। वास्तव में जब जापान ने 1860 और 1870 के दशक में तीव्र आधुनिकीकरण का दौर देखा, तो कोरियाई प्रायद्वीप पर उसकी नजरें और भी गड़ने लगीं। कोरियाई राजा गोजोंग की पत्नी रानी मिन के नेतृत्व में 1880 और 1890 के दशकों में देश ने पश्चिमी और जापानी हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया, अक्सर जापानियों के खिलाफ रूस के साथ गठबंधन करके। फिर भी 1890 और 1900 के दशकों की घटनाओं की एक श्रृंखला ने कोरिया को कमजोर कर दिया और उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने की लड़ाई को समाप्त कर दिया। 1910 में देश को जापान ने अपने में मिला लिया था। राजा गोजोंग, जिन्होंने 1890 के दशक के अंत में खुद को कोरिया का सम्राट घोषित किया, गद्दी छोड़ने पर मजबूर हुए। जापानी अधिकारियों ने उन्हें एक तरह के सेवानिवृत्त सम्राट की हैसियत से औपचारिक भूमिका में बने रहने की अनुमति दी थी। असल में जिस शाही परिवार में राजकुमारी देओखे का जन्म 1912 में हुआ था, वो सिर्फ एक कठपुतली शासन बनकर रह गया था। 1910 से जापानी साम्राज्य ही कोरिया में असली शक्ति था और उसने देश पर कब्जे वाले प्रशासन के माध्यम से शासन किया। सियोल में जापानी प्रशासन और टोक्यो में केंद्रीय जापानी सरकार ने राजकुमारी देओखे के जीवन की दिशा को कई तरह से प्रभावित किया। हालांकि गोजोंग के कई बच्चे थे, लेकिन उनमें से कई की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, जिससे देओखे उनकी बड़ी संतानों में ऊपर आ गईं। लेकिन इससे अपनी परेशानियां बढ़ीं, क्योंकि जापानी अधिकारियों के लिए उनके मामलों में दखल आसान हो गया, खासकर 1917 के बाद से, जब उन्हें औपचारिक रूप से शाही परिवार की सदस्य के रूप में पंजीकृत किया गया था। जापानी अधिकारियों को यह तय करने से रोकने के प्रयास में कि उनकी जिंदगी कैसे चले, गोजोंग ने 1919 में अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी कराने की कोशिश की। इससे पहले उन्होंने देओखे को जापान भेजे जाने से रोकने के लिए, जैसा कि उनके भाइयों के साथ हो चुका था, जियोगजांग में डेगू पैलेस किंडरगार्टन की स्थापना कर दी थी। अब कोरिया से जुड़ाव बढ़ाने के लिए उनकी शादी तय हुई थी। जो विवाह प्रस्तावित किया गया था वह सियोल के एक वरिष्ठ दरबारी कक्षाध्यक्ष किम हुआजिंग के भतीजे काम जांग हान के साथ था। हालांकि सियोल में जापानी अधिकारियों की आपत्तियों के कारण यह विवाह रोक दिया गया था। फिर कुछ ही दिनों बाद 1919 की 21 जनवरी को गोजोंग की अचानक मृत्यु से यह सुनिश्चित हो गया कि कोरिया में राजकुमारी के लिए आगे कोई संगठित विवाह का प्रयास नहीं किया जाएगा।
गोजोंग उस समय बीमार नहीं थे और ऐसी अटकलें थीं कि सियोल में जापानी अधिकारियों ने उन्हें जहर दे दिया था, संभवतः अपनी बेटी की शादी कोरियाई गणमान्य व्यक्ति से कराने के उनके गुप्त प्रयासों के कारण। इस सिद्धांत को कभी खारिज नहीं किया गया और संभव है कि इसी तरह उनकी मृत्यु हुई थी। अब अपने पिता की मृत्यु के बाद राजकुमारी वास्तव में सियोल की जापानी औपनिवेशिक सरकार के संरक्षण में आ गई थीं। हालांकि उनकी मां जीवित थीं, फिलहाल उनकी जिंदगी कुछ हद तक सामान्य रूप से चलती रही और उन्हें कोरियाई राजधानी के ह्योनोडा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। लेकिन 1920 के दशक के मध्य में उनकी जिंदगी जल्द ही एक बड़ा मोड़ लेने वाली थी। 1925 में कोरिया में किसी भी तरह की बगावत की संभावना को खत्म करने की जापानी सरकार की नीति के तहत देओकहे को उनके वतन से हटा दिया गया और जापान भेज दिया गया। उस समय देओकहे सिर्फ 13 साल की थीं। 1920 के दशक के अंत में यहां रहते हुए उन्होंने टोक्यो के गाकुशुइन स्कूल में पढ़ाई की, जिसे 1923 में एक व्यावसायिक स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था। वहां उन्होंने सिलाई और सांस्कृतिक शिक्षा सीखी। जापान में उनके जीवन के कई विवरण काफी अस्पष्ट हैं। 1930 की शुरुआत में उन्हें अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कुछ समय के लिए कोरिया लौटने की अनुमति मिली थी। इसी समय उनकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के संकेत मिले। जापान लौटने के बाद वे नींद में चलने लगे और उनका व्यवहार कुछ महीनों में और अस्थिर हो गया। आखिरकार 20वीं सदी की शुरुआत में उन्हें, जिसे प्रारंभिक मनोभ्रंश कहा जाता है, उस बीमारी का निदान किया गया। यह अप्रयुक्त चिकित्सा शब्द है जिसे तब किसी भी बिगड़ते मनोविकारी विकार के लिए उपयोग करते थे। आज देओकहे की स्थिति का अधिक उपयुक्त मूल्यांकन यह निष्कर्ष निकालेगा कि वह सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थीं, जिसकी विशेषता बार-बार या समय-समय पर मनोविकृति के दौरे आना है। उनकी परेशानियों के बावजूद जापानी सरकार ने तय किया था कि देओकहे की उम्र और हालात शादी के लिए ठीक होने पर उनकी शादी एक जापानी पति से होगी। इसी के अनुसार 1930 के दशक के दौरान जापानी सम्राट ताइशो ने यह निर्णय लिया कि देओकहे की शादी काउंट सो अकेकी से कराई जाएगी, जो एक जापानी मध्यम श्रेणी के कुलीन परिवार के सदस्य थे। सो कबीला जिससे वे आते थे, जापान के केंद्रीय और सबसे बड़े द्वीप होन्शु के पश्चिमी तट के पास स्थित सुशिमा द्वीप पर कई सदियों तक शासन करता रहा था। 1860 और 70 के दशक में जापान के समाज के पुनर्गठन से पहले इसके पीछे एक विशेष कारण था, और इसका कारण यह था कि जापानी द्वीप समूह के पश्चिमी छोर पर स्थित होने और कोरियाई प्रायद्वीप के निकट होने के कारण इसने सदियों तक जापान कोरिया संबंधों में एक भूमिका निभाई थी। अब कोरिया के अंतिम राजा की बेटी की शादी उसी कबीले के मुखिया से होने वाली थी। ये शादी 8 मई 1931 को सुशिमा द्वीप पर होने वाली थी। इसके बाद देओकहे की हालत और बिगड़ी। इसमें उसके पति की गलती नहीं थी। सभी के अनुसार वह एक ख्याल रखने वाला पति था और वास्तव में 14 अगस्त 1932 को जापानी नाम मैसे वाली उनकी बेटी के जन्म के साथ यह युवा जोड़ा जल्द ही माता-पिता बना। फिर भी अगले ही साल देओकहे की हालत तेजी से बिगड़ने लगी और 1933 के दौरान उन्हें पहली बार एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो यहां कई साल बिताएंगी, बीच-बीच में दूसरे विश्व युद्ध से पहले के दौर और उसके दौरान। हम इन दिनों के दौरान उनकी जिंदगी के बारे में बहुत कम जानते हैं, जो कि हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि 20वीं सदी के पहले हिस्से में किसी भी समाज में मानसिक स्वास्थ्य विकारों को लेकर गोपनीयता बरती जाती थी। उन्हें अपने पति का समर्थन मिला होगा, जो अक्सर नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन जो स्पष्ट रूप से इस कहानी के खलनायक नहीं थे। उनकी तरह उन्हें भी शादी के लिए मजबूर किया गया था और युद्ध के वर्षों और उसके बाद के कठिन दौर में पारिवारिक आर्थिक समस्याओं और पत्नी की स्थिति से जूझना पड़ा। फिर भी उनकी पत्नी के लिए थोड़ा स्नेह जरूर था, क्योंकि कुछ कविताएं उन्होंने पत्नी और बेटी को समर्पित की थीं। उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद ये संबंध टिक नहीं सका, खासकर जब युद्ध समाप्त हो गया और वो साम्राज्यवादी सरकार जिसने 1931 में उन्हें एक दूसरे से शादी करने के लिए मजबूर किया था, अस्तित्व में नहीं रही।
युद्ध के बाद कोरिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। नतीजतन इस जोड़े ने 1953 में तलाक ले लिया। हालांकि सबसे बड़ी त्रासदी जिसका उन्होंने सामना किया वो 3 साल बाद आई, जब उनकी बेटी घर से भाग गई और एक नोट छोड़ गई जो आत्महत्या के नोट जैसा था। उसे फिर नहीं देखा गया। माना जाता है कि उसने आत्महत्या की। इस दर्दनाक घटना के बाद डियोखे की हालत और भी बिगड़ गई। पूर्व राजकुमारी शायद अपने आखिरी साल जापान के एक मानसिक अस्पताल में भुला दी गई होती अगर कोरिया में कुछ लोगों ने उनकी ओर से हस्तक्षेप न किया होता। 1950 से 1953 के बीच लड़े गए कोरियाई युद्ध के बाद देश 2 हिस्सों में बंट गया था। उत्तर कोरिया जो कम्युनिस्ट सोवियत रूस ब्लॉक के साथ था और दक्षिण कोरिया जो अमेरिका के नेतृत्व वाले पूंजीवादी ब्लॉक के साथ था। हालांकि जहां उत्तर कोरिया आमतौर पर अपनी क्रूर तानाशाही के लिए जाना जाता है, वहीं दक्षिण कोरिया भी कई वर्षों तक अधिनायकवाद की ओर झुका रहा, खासकर सिंगमनरी के लंबे शासनकाल के दौरान 1948 से 1960 तक। ऐसी स्थिति में पुराने शाही परिवार पर स्वाभाविक संदेह था और डियोकाई की कोरिया वापसी का विरोध हुआ। लेकिन 1960 के दशक के शुरुआती वर्षों में परिस्थितियां अधिक अनुकूल हो गईं और 1962 में राजकुमारी डोरोकाई को अपने वतन लौटने की अनुमति मिल गई। 32 वर्षों में पहली बार कोरियाई मुख्य भूमि को देखकर वह रो पड़ी। राजकुमारी ने अपने जीवन के शेष वर्ष सियोल के चांगदोक महल में अपने बचपन के घर में बिताए, जिसे जोसियन वंश के जीवित सदस्यों के निवास के रूप में फिर से स्थापित किया गया था। यहां वह और उनकी भाभी यी बांगजा, साथ ही उनके सौतेले भतीजे और गोजोंग के पोते, जोसियन वंश के सैद्धांतिक अंतिम प्रमुख, कोरियाई सरकार से मिलने वाले वजीफे के साथ रहते थे। हालांकि तब भी डोकाई की परेशानियां कम नहीं हुईं। कोरिया लौटने के बाद के वर्षों में उन्हें अपने मानसिक विकारों के इलाज के लिए समय समय पर सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर भी वह लगभग 3 दशकों तक जीवित रहीं, जब अंततः उनकी मृत्यु 21 अप्रैल 1989 को हुई। लगता है वो अफेजिया से ग्रस्त थीं। ये एक ऐसी स्थिति है जो मस्तिष्क को नुकसान पहुंचने के कारण होती है और जिससे पीड़ित व्यक्ति की भाषा समझने की क्षमता छिन जाती है। यानी वो दूसरों से बात नहीं कर सकती थीं या जो उनसे कहा जाता था उसे समझ नहीं सकती थीं। वो अपने सभी सौतेले भाई बहनों से ज्यादा समय तक जीवित रहीं। ये एक कठिन जीवन था जो शुरू से ही उन राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित रहा जिनमें वो पैदा हुई थीं और जिनके आघात से वो कभी पूरी तरह उबर नहीं पाईं। आज त्सुशिमा द्वीप पर एक स्मारक खड़ा है जो 1931 में उनके पति काउंट सो से उनकी शादी की याद दिलाता है। डोखे के जीवन पर कई किताबें, नाटक और फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध द लास्ट प्रिंसेस है, जो एक कोरियाई फिल्म है और 2016 में आलोचकों की सराहना के साथ रिलीज हुई थी और जो जापान में उनके जीवन और कोरिया लौटने के उनके प्रयासों से संबंधित है। देखने के लिए धन्यवाद। आज के एपिसोड का वाचन मोटिस मीडिया ने किया। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो सुनने के लिए विवरण में लिंक मिल सकता है। फिलहाल सुरक्षित रहें। अगली फॉरगॉटन लाइव्स में मिलते हैं।